बजट का साइज तो आपने बड़ा कर दिया, नो डाउट, लेकिन बजट के साथ साथ जो आपकी देनदारियां हैं, जो आपके ऊपर कर्जा है, आपके बजट के बराबर तो आपका कर्जा आ गया। मैं पिछले 4-5 वर्षों से स्मार्ट सिटी के बारे में कह रहा था कि ये सबसे बड़ा राज्य का घोटाला साबित होगा, और कैग ने उस पर मोहर लगा दी है, जो बात मैंने कही थी। सरकार कहती है कि 1300 करोड़ रुपए का बजट रखा है हमने हेल्थ। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा सरकार ने इन मेडिकल कॉलेजेस का देना है। आयुष्मान में, सीजीएचएस में, गोल्डन कार्ड में ये पैसा सरकार दे नहीं रही है, लोगों को इलाज नहीं हो रहा है। जी तो कहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सुधार। देखिए, धन सिंह रावत से ज्यादा कबाड़ नेता तो इस प्रदेश के अंदर है। चुल्लू भर पानी लेकर के डूब मरना चाहिए धन सिंह रावत को। तो धन सिंह रावत तो पता नहीं क्यों उसे मंत्री बनाया हुआ, ये तो विधायक कहाँ, ये ग्राम प्रधान होने लायक नहीं है। नमामि गंगे में जो भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उनसे ज्यादा भ्रष्ट कौन हो सकता है? इससे ज्यादा मति भ्रष्ट कभी हो सकती है? क्या आप कह रहे हो कि विधानसभा को जो है वो वेडिंग डेस्टिनेशन बना दी है? अब बुढ़ापे में सतपाल महाराज ने शादी करनी है दोबारा। नमस्कार, चौखंबा में आपका स्वागत है। मैं हूं गुणानंद जटमोला। उत्तराखंड राज्य का जो 2026-2027 है, उसका बजट गैरसैंण में प्रस्तुत हो रहा है और उस पर चर्चा चल रही है। 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट है और मज़ेदार बात यह है कि उस बजट में जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ में कर्जे का जो लेवल है वो भी 94,000 करोड़ मतलब बजट के बराबर ही वो चला गया है। बजट को सरकार ने ज्ञान और संतुलन का नाम दिया है। उसमें कृषक हैं, शिक्षा है, युवा हैं, रोजगार हैं, महिलाएं हैं, इन सारे मुद्दों पे बात की है। और सरकार का दावा है कि ये संतुलित और समावेशी बजट है, लेकिन बजट में कई खामियां भी हैं। और बजट को जो विपक्ष है कांग्रेस, वो किस नज़र से देख रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना जी हैं। सूर्यकांत जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सूर्यकांत जी, बजट पेश हो चुका है, बजट पर चर्चा चल रही है, तो आप इस बजट को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब आप वित्तीय प्रबंधन, बहुत इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट होता है किसी भी राज्य के या देश के बजट के लिए, फिस्कल मैनेजमेंट आपका क्या है। फिस्कल मैनेजमेंट, अगर आप उसमें फिसड्डी हैं, अगर आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं, उसमें अगर आप पास नहीं हो रहे हैं, लगातार कर्जा लेकर के आप घी खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंतोगत्वा उसका नतीजा जो है वो कभी भी सुखद नहीं होगा, उसका नतीजा खराब ही होगा। 1,11,000 करोड़ रुपए उसका आप बजट पेश कर रहे हैं, आप पीठ थपथपा रहे हैं कि सबसे बड़ा हमने साइज बजट का इतना बड़ा कर दिया है। बजट का साइज तो आपने बड़ा कर दिया, नो डाउट, लेकिन बजट के साथ साथ जो आपकी देनदारियां हैं, जो आपके ऊपर कर्जा है, आपके बजट के बराबर तो आपका कर्जा आ गया। केवल आप 15 करोड़ रुपए पीछे हैं कर्जे से। जितना राज्य के ऊपर कर्जा है, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा सेहत के लिए खराब, राज्य के ऊपर जब कर्जा बढ़ता है, लगातार देनदारियां बढ़ती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बजट का जो मेजर पार्ट है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे पे है, वो विकास के ऊपर तो खर्चा ही नहीं है। आप पूरे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं देख लें, आप राज्य का शिक्षा का व्यवस्था देख लें, आप राज्य के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए जो आवंटन है उसको देख लें, और राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो काम है, सड़क है, बिजली है, पानी है, पेयजल आपूर्ति है, ये तमाम जो विषय, जो मैं मौलिक बातें कर रहा हूँ, मैं अभी शिक्षा में शोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राज्य में जो बदहाल पड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके अपलिफ्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, जो वर्तमान में हमारे पास विद्यमान जो है उसमें मेजर पार्ट आपका जो बजट का है वो तो एस्टेब्लिशमेंट में जा रहा है, तनख्वाहों में जा रहा है। तो आपके पास जो पैसा कुल बचा, उसमें आप क्या कर पाएंगे, ये आपके पास कोई दिशा होनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि राज्य के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस समय सत्ता में है, उसके पास कोई दृष्टि नहीं है, उसके पास कोई राज्य के लिए विजन नहीं है। और उसका मैं आपको उदाहरण ये बता सकता हूं कि आप एक
केंद्रीय वित्त पोषित योजना को आप ले लें, स्मार्ट सिटी की योजना, उसके बारे में आप कैग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए जरा, क्या उसमें हुआ है, तो आप देखेंगे कि कितना मतलब पैसे की बर्बादी, 1000 करोड़ से ज्यादा का जिसमें खर्चा हुआ है और दिखाई कुछ पड़ नहीं रहा है। और कैग ने जो खुलासे किए हैं, मैं पिछले 4-5 वर्षों से स्मार्ट सिटी के बारे में कह रहा था कि ये सबसे बड़ा राज्य का घोटाला साबित होगा, और कैग ने उस पर मोहर लगा दी है। जो बात मैंने कही थी, कितनी तरह से कंप्यूटर की लैब्स बना दी गई, सीसीटीवी लगा दिए गए। रुपए की लैब, अरे साहब मैं कह रहा हूँ स्कूलों में, और चालू नहीं है। वही तो सीसीटीवी कैमरे आपने लगाए, वो फंक्शनल नहीं है। आपने ट्रैफिक सिस्टम जो शहर का है उसकी आप हालत देख लें, पूरे शहर के अंदर जाम है। और ये स्मार्ट सिटी है। पूरे देहरादून के अंदर बरसात में वाटर लॉगिंग जो हुई है पिछले साल, उसको आप अगर देख लें तो आप किसी कस्बे से आप तुलना करेंगे इस स्मार्ट सिटी की। पूरे शहर के अंदर जो इस समय ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब स्मार्ट सिटी आपने बनाई और आप देहरादून के लिए कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाए, मतलब पानी की निकासी का कोई तरीका नहीं है। और ये हालात इतने खराब है, इस समय स्थिति इतनी खराब है कि आप देखिए 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर पानी से लबालब हो जाता है। तो ये मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि पैसे की बर्बादी, बिना दृष्टि के, बिना विजन के अगर कोई सरकार चलाने वाले होंगे तो आप ये लगाइए कि राज्य के ऊपर ये कर्जा बढ़ता रहेगा। 94,000 करोड़ रुपया जो खर्चा है, वो कैसे कर्जा है हमारे ऊपर, उसकी आप देनदारियां हैं, आप कर्जा निपटा, उसकी किस्तें देने के लिए आप कर्जा ले रहे हैं। मतलब जो आपने EMI देनी है उसके लिए भी आप कर्जा ले रहे हैं, तो कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो पूरे प्रदेश के अंदर ये केवल अपनी पीठ थपथपाने वाला काम है। अदरवाइज आप देखिए, आपने आयुष्मान योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और आपकी देनदारियां आज की तारीख में जो मेडिकल कॉलेजेस देहरादून में है, चाहे वो हिमालयन अस्पताल हो, चाहे वो महंत इंद्रेश अस्पताल हो, चाहे वो ग्रेफिकेरा हो, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा सरकार ने इन मेडिकल कॉलेजेस का देना है। आयुष्मान में, CGHS में, गोल्डन कार्ड में, ये पैसा सरकार दे नहीं रही हो, लोगों को इलाज नहीं हो रहा है। सरकार कहती है कि 1300 करोड़ रुपए का बजट रखा है हमने हेल्थ में। हाँ, आयुष्मान में 600 करोड़। अरे भाई, आपने बजट रखा है, उस बजट का क्या करना है? गोल्डन कार्ड वाला जा रहा है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। 3-3 महीने की डेट। अब आप ये बताइए कि अगर किसी की हार्ट की सर्जरी होनी हो, अगर किसी को स्टंट पड़ना हो, तो वो तो एकदम इमरजेंसी सेवा है। अगर आप नहीं डालेंगे स्टंट, अगर आप नहीं बाईपास करेंगे, अगर आप नहीं इलाज करेंगे तो मरीज मर जाएगा। इसी प्रकार से कैंसर का पेशेंट है, वो भगा दिए हैं, कैंसर का पेशेंट है, उसकी आप बायोप्सी कर रहे हैं तो उसका पैसा देना पड़ रहा है। आप उसके कोई टेस्ट पेट स्कैन कर रहे हैं तो उसका आपको पैसा देना पड़ रहा है। आप उसके बाद वो एडमिट होगा, और एडमिट होने के बाद उसका आयुष्मान लगेगा, और उसमें भी आयुष्मान का अगर आप पैसा सरकार नहीं देगी तो जो मेडिकल कॉलेजेस अस्पताल हैं वो तो व्हाइट एलिफेंट है। वो जब तक आप उनको नहीं ले रहे, पैसा नहीं देंगे तो वो नहीं लेंगे, वो उनके पास बहाने हैं। और इस बारे में जब मेरे पास बहुत ज्यादा शिकायतें आई, हमारे गढ़वाल के, कुमाऊं के, दूर दराज के, पहाड़ के पेशेंट जब आते हैं और उनको इलाज नहीं मिलता या 2-2, 3-3 महीने बाद की डेट मिलती है, तो मेरे पास जब बहुत ज्यादा शिकायत आने लगी तो मैंने हिमालयन अस्पताल के प्रबंधन से भी बात करी, मैंने महंत जी से भी बात करी इंद्रेश अस्पताल में, मैंने ग्रेफिकेरा में कमल घनसाला साहब से बात करी। जब इनसे बात करी तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि सरकार ने 200 करोड़ से ज्यादा पैसा इन अस्पतालों का देना है जो वो इलाज कर चुके हैं ऑलरेडी। गोल्डन कार्ड में तो कर्मचारी अपनी उसकी तनख्वाह से पैसा कटता है साहब। गोल्डन कार्ड जो है वो आयुष्मान योजना नहीं है, गोल्डन कार्ड में तो सरकार पैसा लेती है। उसके गोल्डन कार्ड्स के भी आपने पैसे नहीं दिए, उसका पैसा भी नहीं दे रहे आप। तो पूरा धन सिंह रावत जी तो कहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सुधार। देखिए, धन सिंह रावत से ज्यादा कबाड़ नेता तो इस प्रदेश के अंदर है, उससे ज्यादा मैं समझता हूँ निकृष्ट मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूँ कि आपके पास राज्य के सबसे 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, 2 विषय हैं आपके पास, हेल्थ और शिक्षा। शिक्षा का हाल क्या है आपको पता है? 2019 से जितने जो सहायता प्राप्त जो डिग्री कॉलेजेस हैं, और उसमें डिग्री कॉलेजेस कौन से हैं? DAV कॉलेज, जहाँ का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, DAV कॉलेज जहाँ के इस राज्य के सबसे पहले प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी वो वहाँ के स्टूडेंट रहे, हरबंस कपूर साहब स्टूडेंट रहे, हीरा सिंह बिष्ट, वहाँ पर मैं कितने नाम लूँ आपको,
सारे लोग डीएवी कॉलेज की प्रोडक्ट है। डीएवी कॉलेज, डीबीएस कॉलेज, एमकेपी कॉलेज पूरे राज्य का एकमात्र महिला उच्च शिक्षा का केंद्र है। और आपने 2019 से वहां पर अपॉइंटमेंट्स बंद कर रखे हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू में फेल हो गए थे, आप इंटरव्यू देने गए थे, आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया वहां पे डीएवी कॉलेज में, इसलिए आपको वो पूर्वाग्रह, इसलिए आपने सारे जितने एडेड कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, उनमें आपने नियुक्तियां बंद कर दी। तो चाहे मसूरी का एमपीजी कॉलेज हो, पूरे देश के अंदर पहला म्यूनिसिपैलिटी द्वारा चलाया जाने वाला डिग्री कॉलेज है एमपीजी कॉलेज। इसी प्रकार से हल्द्वानी के कॉलेजेस हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको आपने नियुक्तियां आप दे नहीं रहे, फैकल्टीज बंद होने वाली हैं। एमकेपी कॉलेज में तो किसी भी दिन ताला लग जाएगा। ये दो चीज़ें, उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ, समर्थ पोर्टल के साथ साथ में इनका ये कहना है, धन सिंह जी से मैंने भी बात की थी, और वो कहते हैं कि हमारे पास प्राइवेट में ना तो बुक्स की कमी है और ना फैकल्टी। धन सिंह रावत तो झूला टांगता है और जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ प्रचार करने निकल जाता है, पैसा इकट्ठा करता है, घूस रिश्वत सारी इकट्ठी करते हैं और उसके बाद प्रचार करने निकल जाते हैं। इनका काम यही है। इनके अपने अस्पताल में जहाँ के जिले के हैं, पौड़ी के, आपको पता है बस एक्सीडेंट हुआ और बस एक्सीडेंट के जो घायल थे मरीज, उनका टॉर्च में इलाज हुआ। बिल्कुल, चुल्लू भर पानी लेकर के डूब मरना चाहिए धन सिंह रावत को। तो अल्ट्रासाउंड मशीनों की, अल्ट्रासाउंड मशीन छोड़ दीजिए, आप सारी जितने इक्विपमेंट्स हैं, डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। धन सिंह रावत तो पता नहीं क्यों उसे मंत्री बनाया हुआ है। ये तो विधायक कहाँ, ये ग्राम प्रधान होने लायक नहीं है। इतनी हालत खराब है शिक्षा और स्वास्थ्य की। ये राज्य, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये ग्राम प्रधान होने लायक नहीं। लेकिन ये जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कैसे 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 हो गए तो आपने देखा ही है। वरना आप ये बताइए ना कि एक स्वास्थ्य मंत्री, उसके अपने जिले के अंदर अगर जिला अस्पताल में, ये सारे जिला अस्पताल इस समय रेफरल हॉस्पिटल बने, बिल्कुल रेफर करते हो, एम्स जाओ, हिमालयन जाओ, हल्द्वानी जाओ, इंद्रेश जाओ, ग्रेफिकेरा जाओ, अपने पास कोई इलाज नहीं है। ना इनके पास सर्जन हैं, ना इनके पास विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, ना इनके पास इक्विपमेंट्स हैं, ना इनके पास मशीनें हैं। इनके पास है क्या? तो राज्य बना क्यों था? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्रोध में कह रहा हूँ। क्या आप इसलिए कह रहे हैं, इसलिए धन सिंह रावत जी कह रहे थे कि डॉक्टर मरीज नहीं मिल रहे हैं। मरीज मिलेंगे कैसे? मरीज तो मर जाएगा तुम्हारे डॉक्टर से इलाज करा के, क्योंकि उसके पास तो ना दवा है ना इक्विपमेंट है। तो इसलिए मरीज मिलेगा कैसे इनके डॉक्टर को? पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य महकमा सबसे ज्यादा, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत खराब है। दलाल पाले हुए हैं, बीओ से लेकर के, सीओ से लेकर से, डीओ से लेकर के, जितने अधिकारी लगाए हुए हैं, जो पैसा देगा वो अधिकारी बनेगा। आप देख लीजिए थैलीसेना में कैसा बीओ रखा हुआ है इसने, धन सिंह रावत ने। महिला आयोग ने कल लताड़ लगाई है और उसका ट्रांसफर करने के लिए आदेश दिया है। 2 दिन पहले पौड़ी का आप पढ़ लीजिए। महिला आयोग की मतलब एक महिला प्रिंसिपल ने आरोप लगाया अपने उत्पीड़न का, उस पर बहुत गंभीरता से महिला आयोग ने उस मामले को लिया और उसके ट्रांसफर के लिए कहा है। ये हालत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी नाराजगी है, मेरी नाराजगी कोई व्यक्तिगत, धन सिंह रावत जी मेरे मित्र हैं, लेकिन वो मंत्री होने लायक नहीं है, वो ग्राम प्रधान होने लायक भी नहीं है। इस राज्य में बना हुआ है क्योंकि पार्टी के नाम पर जीत रहे हैं, कमल के फूल के निशान पर, कभी मोदी जी के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, काम करने के नाम पर बिल्कुल हालत खराब। बजट पे वापस लौट रहे हैं, जैसे एजुकेशन और हेल्थ की बात की है, तो गवर्नमेंट ने बजट में 1300 करोड़ रुपए हेल्थ पे रखे और 5000 करोड़ स्कूलों मतलब एजुकेशन पे रखे हैं। तो आपको जो पहाड़ की जो स्कूलों की स्थिति है, तो उस पर क्या कहना है कि आने वाले कुछ सालों में अगर ये सरकार रहेगी नहीं, वैसे 2027 में जाना है, लेकिन स्कूल बंद हो जाएंगे सारे। मतलब मजबूत है आप? स्कूल बिल्कुल हम, हाँ 27 में मजबूत है। जनता इनको उठा करके फेंकेगी इस समय। जनता इतनी त्रस्त है इनसे, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। महंगाई का आलम देख लीजिए आप, गैस के सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं। कोरोना में इन्होंने कितना बुरा हाल किया, ताली बजवाई, थाली बजवाई, अब पता नहीं क्या बजवाएंगे गैस के सिलेंडर के लिए। लोगों के यहाँ शादी है। कुंभ मेला और कोरोना के बाद तो कैग ने बड़ी हेल्थ की और कुंभ मेला के दौरान की काफी रिपोर्ट उस पे भी। मैं कह रहा हूँ ना आपको, कैग की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नमामि गंगे में भी, नमामि गंगे, अरे कौन सा, इन्होंने सब भ्रष्टाचार में इतनी डुबकी लगा रखी है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए। इनके खोपड़ी का एक बाल भी नहीं दिख रहा है, इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए। नीचे से लेके ऊपर तक, खनन हो, शराब हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं।
इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। और रहा सा कसर अंकिता भंडारी से लेकर के राज्य के अंदर जो महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार हुए, और उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, सारे लोग बीजेपी के शामिल हैं। 90% क्राइम अगेंस्ट विमेन, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग शामिल हैं। आप देख लो, मैं उठा के बता दूं, आप सारे लोग वही हैं। सल्ट में देख लो आप, चंपावत में देख लो आप, काशीपुर में देख लो आप, संतरेशा में देख लो आप। राज्य के अंदर जितने महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए, सारे कामों में 90% ये भाजपा के लोग हैं शामिल। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल सह मिल रही है इनको? राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता तो 2017 से लेकर के अब तक इस राज्य के अंदर इतना बड़ा माफिया झारखंड का रहता है यहाँ पे, उसको लाइसेंस मिलता क्या? उसको खनन के पट्टे मिलते क्या? कौन है ये लोग? कौन दे रहा है संरक्षण? कैसे देहरादून पूरा एक आपने एक सेफ जोन बन गया अपराधियों के लिए, जो पूरा लैंड माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, पूरी शराब, आप एक दिन मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए ना मेरी तरफ से कि पूरी शराब एक आदमी चला रहा है, उत्तर प्रदेश का, बिजनौर का। उसके इशारे पर कमिश्नर आयुक्त आबकारी, उसके इशारे पर सेक्रेटरी आबकारी, उसके इशारे पर पूरी दुकानों का आवंटन, उसके इशारे पर पूरा एक्साइज का जितना बढ़ना है, एक्साइज किस किस को अलॉट होनी है, किसका रिन्यू होना है, ढक्कन कौन सा लगना है, सारा काम। नहीं तो दसवाना जी, ये समस्या ना हरीश रावत सरकार से ही, पहले डेनिस थी, फिर त्रिवेंद्र में B5 आई, और इसके बाद ये है। तो शराब क्यों हमारे तो देवभूमि, हम लोग जो थे राज्य की जो कलयुग का प्रताप है, कलयुग का प्रताप है, कलयुग का प्रताप, ये कलयुग का प्रताप है। शराब के बिना कुछ शराब और खनन सरकार नहीं चलेगी। नदियों का सीना चीर रहे हैं, नदियों को अपवित्र कर रहे हैं। नमामि गंगे में जो भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उनसे ज्यादा भ्रष्ट कौन हो सकता है? जो नमामि गंगे में STP प्लांट्स के बारे में पढ़िए ना आप, बिल्कुल। वो तो हरिद्वार से लेकर के और बद्रीनाथ तक, केदारनाथ तक, यमुनोत्री तक, गंगोत्री तक, सारे जो STP प्लांट्स लगने थे, सारे बंद पड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। वो जो 16 लोग मरे, उसमें मैंने एक RTI लगाई थी, और STP प्लांट में तो उसमें भी बड़ा गोलमाल था, और उसमें भी फिर मैंने चमोली में लोग मतलब तंदूर की तरह सिक गए, वहां बिल्कुल भूल गए, कोई किसी को परवाह नहीं है। और इतने लोग इसमें आपके धराली में मर गए, आज तक नहीं पता कि कितने लोग मर गए। आपके थराली में कितने लोग मर गए, देवाल में कितने लोग मर गए, धारचूला में कितने लोग मर गए। आपदा आ रही है, काउंटिंग नंबर हो गया, इतने हेड्स, 5, 7, 10, 13, 50, इतने लोग मर गए। कितने लोग मरे भाई, अभी तक क्यों नहीं बताया सरकार ने? धराली में कितने लोग वो उस मलबे के नीचे आज भी दबे हुए हैं। ये संवेदनहीनता, और ये संवेदनहीनता तब तक बनी रहेगी जब तक जनता हिंदू मुसलमान के नाम पर थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद। बताइए उत्तराखंड के अंदर क्या मतलब था इसका? मुख्यमंत्री को जब वो कभी बात ही नहीं करते कि साहब आयुष्मान में इलाज नहीं हो रहा, गोल्डन कार्ड में इलाज नहीं हो रहा, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे मुख्यमंत्री। स्कूल बंद हो रहे हैं क्लस्टर स्कूल के नाम पर, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। राज्य के तमाम महाविद्यालय, ऐतिहासिक महाविद्यालय बंद होने की कगार में, उसमें तमाम फैकल्टीज, उसमें नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, कभी बात नहीं करेंगे। लैंड जिहाद नहीं होने देंगे, थूक जिहाद नहीं होने देंगे, लव जिहाद नहीं होने देंगे। कहाँ जिहाद? अब पहाड़ पे लौटते हैं कि पहाड़ में जैसे बजट में अभी केवल पलायन रोकने पे सरकार ने केवल 10 करोड़ का प्रावधान किया है, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 60, और ग्रामीण कौशल विकास भी मेरे ख्याल से 50-60 करोड़ की व्यवस्था है। तो क्या आपको लगता है कि इतना बजट पर्याप्त है? साहब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, पलायन आयोग बनाया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, पलायन आयोग का दफ्तर ही पलायन कर गया। वो बिल्कुल, क्या रोकेंगे? नियत होनी चाहिए। सारे नेता पलायन कर रहे हैं, नेता विधानसभाएं ढूंढ रहे हैं, हरिद्वार में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में, सारे पहाड़ के नेता। पहाड़ में रहना कोई नहीं चाह रहा है। गैरसैंण में इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है, सतपाल महाराज की क्या कुबुद्धि हुई। अब आप कहेंगे कि एक इतनी कड़वी बातें कर रहा है, इससे ज्यादा मति भ्रष्ट कभी हो सकती है? क्या आप कह रहे हो कि विधानसभा को जो है वो वेडिंग डेस्टिनेशन बना दी? बिल्कुल। अब बुढ़ापे में सतपाल महाराज ने शादी करनी है दोबारा? मैं सहमत हूं इससे। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी कुर्बानियों से, इतने बलिदानों के बाद, इतने संघर्षों के बाद ये राज्य बना, तो और आपने एक ईंट नहीं लगाई आपकी सरकार ने। कांग्रेस ने किया जो किया वहां पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में, राजधानी के लिए कांग्रेस सरकार ने किया। एक तो दोबारा से 2012 में फोकस में लाए हम गैरसैंण को लोग भूल गए थे।
हमने 2012 में वहां पर तंबू लगा करके कैबिनेट करी, 14 में तंबू लगा करके वहां पर नहीं, जब 12 में सरकार में आए उसके बाद की बात कर रहा हूं, तो कांग्रेस की सरकार थी वो, बहुगुणा जी ने शुरू किया, उसके बाद हरीश रावत ने उसे कैरी फॉरवर्ड किया, उसके बाद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुंजवाल जी के टाइम पे सारा बना। अच्छा, तो ये इसी बात पे पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस का अब क्या स्टैंड है गैरसैंण को लेकर? गैरसैंण को लेकर फ्रॉम द डे वन हमारा स्टैंड ये, देखा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था, राजधानी 2 दिन में नहीं बनती, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहां पर तमाम सुविधाएं, सड़क की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, वहां पर वाटर सप्लाई, वहां पर पुलिस की व्यवस्था, वहां पर तमाम चीजें, क्वार्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल, शिक्षा, सब चीजें बनने में समय लगता है। एक न्यू टेरी बनाने में आपको कितने साल लगे? 1969 में शुरू हुआ था टेरी का, और आज की तारीख तक कंपनसेशन दे रहे हैं आप 2026 में। दसपना जी, जो बजट में जो प्रावधान पलायन रोकने और वहाँ के वन्य जीवों को लेकर, और जो वहाँ जो खेती है, खेती किसानी को, मतलब बागवानी को, और उसको बढ़ावा देने के लिए बजट की व्यवस्था की है, तो क्या आपको लगता है पर्याप्त है? धूल चुका है, एक तो बहुत कम पैसा है, दूसरा सरकार की नियत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है नियत। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, अगर आपकी नियत अच्छी है, तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी नियत ही नहीं है पलायन रोकने की। आप पलायन तब रोकेंगे ना जब शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का 3 साधन आप स्थानीय स्तर पर देंगे, वो तीनों नहीं है। स्कूल आप बंद कर रहे हैं, अस्पतालों का हाल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और रोजगार का संसाधन तो आपको पता ही है, रोजगार की क्या हालत है पूरे प्रदेश का। एप्पल में इसलिए तीनों चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक पलायन रोकना ये केवल नारा है। इससे जब तक इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कदम आवश्यक है वो नहीं उठाए जाएंगे, तब तक पलायन नहीं रुक सकता। नंबर, जब पलायन हो जाएगा, गांव खाली हो जाएंगे, तो वहां पर जंगली जानवर आएंगे, जंगली जानवरों का प्रकोप बढ़ेगा ही। इसलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड है। पलायन होगा, जितना ज्यादा पलायन होगा गांव में, उतने ही ज्यादा जंगली जानवर आएंगे। जंगली जानवरों से सुरक्षा के मामले में सरकार की कोई दूरगामी नीति नहीं। जो मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस जिस टेम्पो से अभी, जो बहुत अच्छे टेम्पो से काम कर रही है, अंकिता भंडारी मामला हो या जो भी इस समय बहुत अच्छे मुद्दे उठा रही है, इस सब के बावजूद कि अब तक ये मित्र विपक्ष के आरोप लगते रहे कांग्रेस को, तो अब अगला स्टेप क्या है, और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी मित्र विपक्ष के रूप में काम नहीं किया। देखिए, लोकतंत्र में मर्यादा होती है, और उस मर्यादा में हम डंडा लेकर के किसी का सिर तो फोड़ नहीं सकते। हम मर्यादित तरीके से ही धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे, घेराव करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, यही तो हम कर सकते हैं। उसमें कहीं किसी मुद्दे पर आप देख लो, अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का मामला हो, राज्य में पेपर लीक का मामला हो, राज्य में नकल का मामला हो, राज्य में रोजगार का सवाल हो, हर विषय पर कांग्रेस पहले फ्रंट फुट पर हमने लड़ाई लड़ी। अब चुनाव का साल है, गणेश गोदियाल जी के, यशपाल आर्य जी के, प्रीतम सिंह जी के, हरक सिंह रावत जी के और करण मेहरा के, ये 5 पांडव हमारे, इनके नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव को जीतने के लिए ग्रास रूट से लेकर के ऊपर तक पूरी ताकत लगाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि राज्य की जनता इस समय बहुत आशा भरी निगाहों से कांग्रेस को देख रही है। कांग्रेस की 10 साल की सरकारें लोगों ने देखी है। भ्रष्टाचार जिस चरम पर आज है, कभी कांग्रेस के जमाने में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। राज्य के अंदर जनता की सुनवाई होती थी, जनता की सुनवाई के साथ साथ कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती थी। आज तो बीजेपी के एमएलए भी रो रहे हैं, बीजेपी के मंत्री भी रो रहे हैं। अनाप शनाप सदन के अंदर आप देखो किस तरह की मर्यादा, सदन में जो भाषा मंत्रियों की है, जिस प्रकार का वो वक्तव्य दे रहे हैं, हाउस चल रहा है, हाउस चलते हुए आप हाउस के बाहर नीतिगत मामलों में आप बोल रहे हैं, ये सारे विषय हैं जिनको जनता बहुत बारीक नजरों से देख रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार 2026 के अंत में या 27 में जब भी चुनाव होगा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और हम जन अपेक्षाओं में खरे उतरने की पूरी ताकत लगा करके कोशिश करें। दसवाना जी, आपके यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का कहना है कि जो ये बजट है, ये समावेशी नहीं है, संतुलित बजट नहीं है, इसमें भविष्य का रोड मैप नहीं है, और जो कांग्रेस है अब पुरजोर तरीके से जनता के बीच जाएगी
और जो जनहित के मुद्दे हैं उनको मुखरता के साथ उठाएगी और 2027 के चुनाव को एकजुट होकर लड़ेगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना जी। फिर हम किसी अन्य शख्सियत से आपकी रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।